हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपनी जो क्लास 10 साइंस की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, जिसके अंदर है ना 3 क्लासेज अपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये है अपनी क्लास नंबर 4। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आप लोग ना वीडियो को भी अधिकतम शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें भाई आपको ना बतानी चाहिए कमेंट सेक्शन में। उससे क्या हम लोग मोटिवेट होते हैं कि बच्चों को कैसा आउटपुट चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग ना समझ पाते हैं। क्वालिटी के संदर्भ में, साउंड के संदर्भ में कोई यदि इश्यू हो तो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। हालांकि हो सकता है मेरा फेस थोड़ा सा कम विजिबल हो, लेकिन लिखा हुआ हर चीज़ आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती होगी, ये पक्का वादा है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, मैंने थोड़ा सा ना लाइटिंग कम कर रखी है। इश्यू क्या है इसका, क्योंकि गर्मी की वजह से है ना पसीना आ जाता है खतरनाक भी। कुछ तो पैनल की हीट होती है, कुछ इसकी हीट होती है, पंखा चला नहीं पाते हैं, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो फिर वो साउंड में ना उसकी आवाज़ आएगी, तो पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है ना, पूरा कमरा बंद होता है, तो हीट तो होती है, आप लोग जानते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वैसे क्वालिटी आपको बेटर दिखाई दे रही होगी, साउंड में कोई इश्यू नहीं होगा, थोड़ा सा हमारा फेस क्लियर नहीं होगा उसमें, उसको आप लोग इग्नोर करना। आपको ना बोर्ड पे लिखा हुआ हर चीज़ दिखाई देनी चाहिए, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस मेन मोटिव हमारा ये है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, इसमें ना यूट्यूब ने एक अपडेट किया है, ऑटो डबलिंग का जो साउंड होता है, अपन हिंदी में वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो क्या ना इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप लोग क्या करना, उसको ना चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग वीडियो चलाएंगे तो ऊपर ना सेटिंग का ऑप्शन आता है वीडियो में, उस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ना नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप लोग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश यूएस वाली दोनों ऑप्शन आएंगे। आप लोग ना हिंदी में क्लिक कर देना। जैसे वीडियो के ऊपर सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है, ऐसा देखो मैं आपको बताऊं, चलो मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा दे रहा हूं अपने चैनल का। देखिए भाई, जैसे ये वाला वीडियो चलाया आपने, है ना, तो यहां पे देखना, यदि आवाज़ चेंज होगी ना भाई, तो ना यहाँ पर भी ये ऑटो डब ऐसा लिखा जाता है। आपको करना क्या है, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है ये, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में, पहले मैं इसको रोक लेता हूँ एक बार। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अब इस समय नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ये ऑलरेडी ना हिंदी के अंदर है। यदि कोई वीडियो ऐसा हो, आप लोगों ने इंग्लिश में आवाज़ आ रही हो, तो आप लोग क्या करना, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ना आपको साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, एक लैंग्वेज वाला, सॉरी लैंग्वेज का। जैसे ये ऑप्शन आ रहा है ना, क्वालिटी, प्लेबैक स्पीड, कैप्शन, लॉक स्क्रीन, ऐसे ना लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में उसमें हिंदी वाला आप लोग सेलेक्ट कर लेना। हो सकता है मैं कोई दूसरा वीडियो चला के देख लो एक बार, हो सकता है उसमें आ रहा हो। जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं आ रहा ना, मैंने वो क्या चेंज कर दिया था। लेकिन यदि आए तो, पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन यदि आए तो आप लोग इस प्रकार चेंज कर लेना भाई ना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे हम उसके धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और आप लोग जानते हैं रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ी जाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाती हैं। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बताई थी, जिसमें से जो पहली अभिक्रिया है धातुओं का वायु में दहन, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रिएक्शन है अपनी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पहले 2 नंबर की जो अभिक्रिया है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया।
देखिए बिल्कुल आसान है, हालांकि विस्तृत है लेकिन बिल्कुल आसान है। मैं एक ना मैप नोट्स बताऊंगा आपको, एक मैपिंग नोट्स करवाऊंगा इसके अंदर, उससे ना आपका सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी धातु के जल के साथ। तो देखिएगा भाई, मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ, सक्रियता श्रेणी क्या होता है, अभी आगे एक छोटी सी हेडिंग आएगी, वहां पर आप लोग ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सक्रियता श्रेणी लिख रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। ठीक है, हाइड्रोजन धातु नहीं होती है तो मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ठीक है ना भाई। अब इसमें देखो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को कोष्टक में ये तो ऑलरेडी बंद होता ही है, ये तो ऑलरेडी बंद होता ही है, तो इसको ये कोष्टक बंद कर दिया। इसके बाद में एक छोड़ो, इसको कोष्टक बंद करो, इसके बाद में दो छोड़ो, इसको कोष्टक बंद करो। पहली चीज याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको ना भाई, हाइड्रोजन तो अपन ऑलरेडी कोष्टक बंद होता है क्योंकि ये सारी तो धातु होती है, लेकिन ये अधातु होता है, लेकिन ये वाली धातु है ना इससे कम क्रियाशील होती है, इसलिए इसको बीच में मेंशन किया गया है। तो हाइड्रोजन को आपने कोष्टक में बंद किया, फिर एक छोड़ करके एक बंद करो, फिर दो छोड़ करके एक बंद करो, यानी हाइड्रोजन, मरकरी और प्लेटिनम, इनके बारे में तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर, बाकी के बारे में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इन चारों को एक बॉक्स में बंद करो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, इन तीनों को एक साथ बंद करो, इन चारों को एक साथ, फिर तीन को एक साथ। अब बचा कौन कौन, पीबी, लेड, सोना, कॉपर और चांदी, इनका एक ग्रुप बना लो। पहले आपने एक श्रेणी लिखी है, इस श्रेणी को भी मैं आपको याद करवा दूंगा। काशीनाथ का मांगेलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है, कौन है जी आगे आओ पता सिखाने। इस श्रेणी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, जिसे मैं लेसन नंबर 2 में विस्थापन अभिक्रिया में भी मैंने आपको याद करवाई थी, वहाँ से भी याद कर सकते हैं, और आगे भी ये अभी टॉपिक आएगा वहाँ पर भी मैं बता दूंगा। पहले आपने श्रेणी लिखा, हाइड्रोजन पहले से ही कोष्टक में बंद होता है, फिर एक छोड़ करके एक यानी मरकरी को बंद करो, फिर दो छोड़ करके यानी प्लेटिनम को, इनको बंद करो। इनके बारे में तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्लियर। ऊपर से चार धातु का एक ग्रुप बना दो, फिर तीन का एक बना दो, फिर बचा कौन कौन, पीबी, कॉपर, Ag, Au, इनका एक ग्रुप हो गया। अब देखो ये चारों धातु जो होती है ना, वो क्या करेगा, ये क्या करेंगी, जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पहली चीज, ये तीनों जो धातु है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ये जो चार आपने लिखा है ना, पीबी, Cu, Ag, Au, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ कोई अभिक्रिया
नहीं करती है। ये चीज़ क्लियर? तो ना काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, है ना, और इन्हीं बातों को आगे लिखेंगे भी। तो पहले अपन मैप नोट्स तैयार कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर है, तो आगे मैं जितनी भी बातें लिखूंगा इस अभिक्रिया के अंदर सारी यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये 4 धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, बनाएगी धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस। ये तीनों जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। बाकी जो 4 धातु हैं, लेड, पीबी, कॉपर यानी Cu, चांदी यानी Ag, सोना यानी Au, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अब सुनना, एक्चुअल में देखो होता क्या है, जब ये चारों धातु है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जल के साथ अभिक्रिया करके पहले तो बनाएगी धातु ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया करके तो धातु ऑक्साइड ही बनाएगी ये, लेकिन ये इन धातुओं को जो धातु ऑक्साइड होता है वो जल में घुल जाता है। मैंने आपको बताया था, जो पहली अभिक्रिया लिखवाई थी धातुओं को वायु में दहन, वहाँ पे लिखा था कि धातु ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे होती हैं जिनके ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं। तो ये जो धातु है ना, ये इनकी ऑक्साइड तो जल में घुलेंगे नहीं, तो धातु ऑक्साइड ही रह जाएगा। ये क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन धातु ऑक्साइड बना कहाँ है, जल के अंदर है। वो धातु ऑक्साइड वापस जल से अभिक्रिया करके और क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। तो इन धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो जल में घुलनशील होता है। ये पिछले रासायनिक गुणधर्म में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये चीज क्लियर? आगे देखो, अब इसमें से भी, ये चारों में से भी ये जो होता है ना, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ तेजी से, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है तथा अभिक्रिया होती है ऊष्मक्षेपी, तथा अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। यानी यहाँ पे क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। क्लियर है भाई? पोटेशियम सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तेजी से अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मक्षेपी होगी। ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है, ये क्या होगा, ये भी ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल से, लेकिन धीमी गति से, ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा और धीमी गति से करेगा। ठंडे जल से धीमी गति के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल से धीमी गति के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया होगी वो ऊष्मक्षेपी होगी। अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मक्षेपी होती है। अभिक्रिया भले ही ऊष्मक्षेपी हो, लेकिन ना ऊष्मा बहुत कम निकलती है भाई, अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। तो लिख तो देते हैं भाई, अभिक्रिया तो ऊष्मक्षेपी ही होगी, लेकिन बहुत कम ऊष्मा निकलती है ना, अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। क्लियर? मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो जो मैग्नीशियम है ना, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और साथ में अभी जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्मक्षेपी होगी, लेकिन पुनः जो ऊष्मा होगी ना बहुत कम निकलेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तथा अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है, तथा जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होती है भाई, ऊष्मक्षेपी होती है। ऑल राइट, ठीक है। तो इन चारों में से पोटेशियम सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तेज गति के साथ करेगा, अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होगी। कैल्शियम है वो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करेगा, लेकिन धीमी गति से करेगा, अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी ही होगी, लेकिन ऊष्मा बहुत कम निकलेगी। मैग्नीशियम है ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, गर्म जल के साथ करेगा, और जो अभिक्रिया है वो ऊष्मक्षेपी ही होगी, लेकिन जो ऊष्मा है वो कम मात्रा में निकलेगी। बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये क्या होते हैं, तीनों को तीनों, ये जो तीनों को तीनों है ना, ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या करते हैं, ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना गर्म जल के साथ। ये भाप, भाप का मतलब होता है जल की गैसीय अवस्था, उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये
केवल भाप यानी वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाएंगे, सामने लिखा है धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मैं जो भी बातें अब लिखाने वाला हूं ना, वो सब बातें इस मैपिंग नोट्स के आधार पर लिखवाने वाला हूं। ये सारी चीजें जो आपने लिखी है, बस यही चीजें मैं लिखने वाला हूं। तो यदि ये फॉर्मेट आपका क्लियर है तो मैं अब जो भी बातें लिखूंगा वो सारी चीजें आपकी क्लियर है। तो इसको तो आप लोगों ने याद करना ही करना है। ये एक हो गया आपका, मैं अलग से मेंशन कर देता हूं ताकि नोट्स में आपको दिक्कत ना हो। ये कैल्शियम का हो गया, ये मैग्नीशियम के बारे में हो गया और ये तीनों के बारे में हो गया। क्लियर है भाई? एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ विजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर है ना। हाँ जी, सब कुछ ओके है। चलो तो अब देखते हैं एक एक के बारे में। तो देखिए सामान्यतः क्या होता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन इनका जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुल जाएगा वापस और बना लेगा धातु हाइड्रोक्साइड। ये जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी और ये जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो कुल मिला के धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब ये बात अलग है कि इन धातुओं का ऑक्साइड वापस जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो आगे लिखते जाएंगे। तो चलो सारी बातें अपन लिख देते हैं जी। देखिएगा तो यहाँ पे पहले मैं वो लिख देता हूँ, धातु प्लस जल क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। कोष्टक में बंद कर देते हैं इसको अपन। ये लो भाई, अब लिखते हैं सारी बातें। सामान्यतः शब्द क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सभी धातु ऑक्साइड नहीं बनाएगी, कुछ धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। तो सामान्यतः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व सामान्यतः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। कौन कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाएगी? तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। देख सकते हैं पिछली स्लाइड पे ये वाली एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये रिएक्शन अपन लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम धातु है, इसकी अभिक्रिया जल से होगी। जिंक धातु है, इसकी अभिक्रिया जल से होगी। और आयरन है, इसकी अभिक्रिया जल से होगी। लेकिन जल कौन सा होगा? ये गैसीय अवस्था वाला, यानी जल होगा भाप, वाष्प वाला ना। तो सबके पीछे अपन जी लिख सकते हैं। ये अपन देखो मेंशन किया है, ये जो है ना तीनों धातु, ये ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करेगी ना गर्म, केवल भाप के साथ लिखा भी है। तो इनके पीछे अपन जी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। और इनके पीछे एस, धातु ठोस होती है, ये गैस होती है। तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3, साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। फेरस फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो तीनों क्या करेंगे? धातु ऑक्साइड बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई। हाँ, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन देखो
सभी धातु ऑक्साइड नहीं बनाएगी, कुछ धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी। कौन से? जिन धातु को ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। तो ये बातें लिख देते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ये सीधा लिख देते हैं। लेकिन कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं या बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं या बनाते हैं। जैसे ही कौन कौन सी हैं आपने देखा था, ये वाली धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाँ भाई, तो एग्जाम्पल देखो, ये पोटेशियम धातु है, इसके जल से अभिक्रिया करवाएंगे। सोडियम है, इसके जल से अभिक्रिया करवाएंगे। कैल्शियम धातु है, इसकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे। मैग्नीशियम धातु है, इसके जल से अभिक्रिया करवाएंगे। तो सुनिएगा भाई क्या क्या बनेगा। वैसे देखो, बनेगा तो स्टार्टिंग में पोटेशियम से पोटेशियम ऑक्साइड K2O बनेगा। लेकिन जो K2O बना है, पोटेशियम ऑक्साइड बना है, वो जल के अंदर ही बना है, वापस जल से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेम सोडियम पहले सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैल्शियम पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम में पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्योंकि इनका जो ऑक्साइड है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो अपन सीधे रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ से बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, साथ में हाइड्रोजन गैस। और यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। क्या क्या बातें मैंने इससे लिखा है वो देखना। पहले मैंने इसके बारे में लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दिया, फिर मैंने इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर देखो ये चीज़ें लिख रखी है, इनके बारे में लिख लेते हैं कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ, कौन सी उसके साथ। तो वो बातें मैं लिख देता हूँ। ये फिर यहीं पे बता दी क्या भाई, चलो लिख ही देते हैं ना, अलग से याद करने में आसानी रहेगी आपको। हाँ भाई देखो, पहले लिखते हैं अपन ऊपर के जो पोटेशियम और सोडियम के बारे में। देखो, पोटेशियम व सोडियम, पोटेशियम व सोडियम धातुएं, पोटेशियम व सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके, तेजी से अभिक्रिया करके, तेजी से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी ना, व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तथा यह अभिक्रिया, तथा यह अभिक्रिया कैसी होती है भाई, ऊष्माक्षेपी। तथा यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तथा यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है।
अब ऊष्मा छिपी का मतलब क्या, ऊष्मा निकलेगी। और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन गैस ना ज्वलनशील होती है, जो ऊष्मा निकलती है ना उस ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस तुरंत जल जाती है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा छिपी होती है तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस तत्काल यानी उसी समय प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है। प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, यदि मैं इनके रिएक्शन लिखना चाहूँ तो देखो, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये जल, ये जल, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल नहीं, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। केवल ऊष्मा लिख दो, ऊर्जा लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, या ऊष्मीय ऊर्जा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, इस ऊर्जा के कारण ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगा, तुरंत जल जाएगी। इस ऊष्मा के कारण तुरंत हाइड्रोजन गैस जल जाएगी। क्लियर भाई? हाँ, तो ये बात हो चुकी है। देखिए आप लोग, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप कैल्शियम के बारे में बताते हैं, सुनना भाई। कैल्शियम धातु ठंडे जल के साथ धीमी गति से, और वो दोनों तेज गति से कर रही थी, ठंडे जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, धीमी गति से अभिक्रिया करती है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस वह हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है तथा यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा छेपी होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ऊष्मा निकलेगी ना वो कम मात्रा में निकलेगी, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो जल नहीं पाती है। ठीक है, तथा यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होती है, लेकिन अत्यंत कम ऊष्मा के कारण, अत्यंत कम ऊष्मा होने के कारण हाइड्रोजन गैस नहीं जल पाती है, हाइड्रोजन गैस नहीं जल पाती है। और हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगी तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है ना वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें कैल्शियम धातु पर चिपक जाएगी, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो जल में तैरने लग जाएगा, क्योंकि चिपकेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इस कारण तो ये बातें मैं लिख दूंगा, पहले अभिक्रिया लिखते हैं अपन इसकी। ये कैल्शियम धातु है, ये जल है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, ऊष्मा निकलेगी लेकिन बहुत कम निकलेगी, इसलिए हाइड्रोजन गैस जल नहीं पाएगी। और जब हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगी तो कैल्शियम धातु है ना इस पर ही चिपक जाएगी, जिसके कारण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जल में तैरने लग जाएगा। तो ये बातें भी मैं लिख देता हूँ। हाँ भाई, हाइड्रोजन गैस नहीं जल पाती है, यहाँ पे लिखो, हाइड्रोजन गैस कैल्शियम धातु की सतह पर सॉरी भाई, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाती है।
हाइड्रोजन गैस कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाती है, जिस कारण यह जल में तैरने लगती है, ये कैल्शियम का हो गया। वैसे अपन अब मैग्नीशियम की बात करेंगे। देखो पहले दोनों के बारे में लिखा, फिर कैल्शियम के बारे में लिखा, अब मैग्नीशियम के बारे में लिखेंगे। जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर भी क्या निकलेगी, उसमें निकलेगी, लेकिन वो कम मात्रा में होगी। एक मिनट रुकना भाई। हाँ भाई, आगे देखिए मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम धातु कौन से जल से अभिक्रिया करेगी, गर्म जल से करती है ना। मैंने लिखवाया था मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, मैं सूत्र लिख रहा हूँ भाई ना, ध्यान रखिएगा, वह हाइड्रोजन गैस बनाती है, तथा यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, ऊष्माक्षेपी होती है। लेकिन वही बात कि जो ऊष्मा होगी ना वो कम मात्रा में निकलेगी, जिसके कारण ना हाइड्रोजन गैस जल नहीं पाएगी। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, लेकिन प्राप्त ऊष्मा हाइड्रोजन गैस के प्रज्वलित यानी उसको जलाने के लिए, हाइड्रोजन गैस के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। क्लियर है भाई। अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्मा निकलेगी भी, लेकिन ऊष्मा इतनी कम होगी जो हाइड्रोजन गैस वो जल नहीं पाएगी। तो रिएक्शन लिखते हैं, यह आपकी मैग्नीशियम धातु है, यह आपका गर्म जल है, और यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जब हाइड्रोजन गैस नहीं जल रही है तो क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं ना वो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो जल में तैरने लग जाएगी। तो ये बातें लिख देते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की यानी Mg धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं तथा यह धातु जल में तैरने लगती है, याद करो मैंने आपको धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखवाए थे और वहाँ पे लास्ट गुणधर्म लिखवाया था घनत्व, और वहाँ पे ये बातें लिखवाई थी मैंने कि जनरली जो धातुओं का घनत्व होता है ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम।
जिसके कारण धातु जल में तैरती है। मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि कैल्शियम धातु और मैग्नीशियम धातु भी जल में तैरती है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि इनका घनत्व कम होता है, नहीं। जब इन धातुओं को जल में डालेंगे, देखो पिछले में भी देख लो आप लोग, कैल्शियम धातु है जब जल में डाला था, और ये मैग्नीशियम धातु है जब जल में डाल रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ना जो उसमें निकलती है वो कम होती है तो जलेगी नहीं, तो हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम पर चिपक जाएगा, तो ये जो धातु है वो जल में तैरने लग जाती है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको लिखवाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं भाई मैपिंग नोट्स के अंदर इसके बारे में अपन लिखवा चुके हैं, इसके बारे में लिखवा दिया, पोटेशियम सोडियम के बारे में लिखवा दिया, कैल्शियम के बारे में लिखवा दिया, मैग्नीशियम का लिखवा दिया। अब बात करते हैं तीनों का, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, इनके बारे में बात करते हैं अब। हाँ भाई, हाँ भाई देखो एल्यूमिनियम, जिंक व Fe धातुई न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, और नहीं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। न तो ठंडे जल के साथ, नहीं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, नहीं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, बल्कि केवल भाप के साथ, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तथा धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ये ना धातु ऑक्साइड बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं मैपिंग नोट्स में बता रखे मैंने, तथा धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। रिएक्शन देखो भाई, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है और ये आयरन है, ये भाप के साथ, यानी जो जल होगा वो कैसी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा, और क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बनेगा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बनेगा आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस H2। आप लोग ना Fe3O4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं Fe3O4 ही लिख देता हूँ, Fe3O4 फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, धातु पर भाप की क्रिया, क्योंकि ये धातु है और ये क्या है, भाप है, वाष्प है, इसकी अभिक्रिया का डायग्राम दे रखा है, बड़ा सिंपल है, देखना भाई। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ उसको, तो पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे, धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। एग्जाम में पूछा जाता है भाई ना, ध्यान रखिएगा, धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। जी, तो पीडीएफ निकालता हूँ भाई मैं ना, अरे एक मिनट, ये भी नहीं है,
एक मिनट, PDF किधर गई भाई इसकी? PDF क्लास 10th लेसन 3 ये वाली है क्या? ये वाली भी नहीं है। किधर गई भाई इसकी PDF? ये रहा। हाँ भाई, रुकिएगा एक मिनट, इसका डायग्राम निकालता हूँ मैं। बड़ा सिंपल डायग्राम है ना, अभी समझा दूंगा आपको, सब चीज़ें ईजिली आपके समझ में आ जाएगा जी। देखिए ये आपका डायग्राम है एकदम। हाँ भाई, धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। कैमरे में देख लेता हूँ, विजिबल है ना? बिल्कुल प्रॉपर विजिबल है। हाँ भाई, देखिए धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। हाँ भाई देखो, सबसे पहले आपने क्या किया है, एक स्टैंड लिया है। ये स्टैंड है पूरा, है ना? और ये इसमें क्लैप है। क्लैप का मतलब है क्लिप, है ना? बीच में कसने के लिए क्लिप है। ये प्रॉपर आपका स्टैंड है, बीच में क्लिप लगी हुई है। इस क्लिप की सहायता से आपने इसमें एक खवता नली को बांधे रखा है। जैसे ये स्टैंड है, यहाँ पे ये नली लगाई ऐसे और क्लिप से कस दिया आपने। स्टैंड है, कवतन नली लगा दी, ठीक है। और इस कवतन नली से एक निकास नली लगी हुई है ना? ये निकास नली है और निकास नली को एक दूसरा पात्र है जिसमें एक गैस जार लगा हुआ है और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है ना? जल भरा हुआ हो सकता है। उसमें इस निकास नली को निकाल रखा है। ये इस निकास नली को ऐसे निकाल रखा है, ठीक है। गैस जार है इसके अंदर और लिक्विड भरा हुआ है और इस को भी एक स्टैंड से रोके रखा है। तो ये स्टैंड है, कवतन नली लगा रखी है। एक दूसरा स्टैंड है जिससे एक गैस जार है, उसको रोके रखा है। गैस जार एक पात्र में खुल रही है, इसमें लिक्विड है और इस कवतन नली से गैस जो निकास नली है वो इसके अंदर खुल रही है। क्लियर है भाई? अब देखो, इस कवतन नली में हमने क्या किया, जल से भीगा कांच तंतु, बताएंगे आपसे क्यों। और इसके अंदर धातु है। धातु कोई सी हो सकती है, अभी आपने देखा था एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, तीनों धातु भाप से क्रिया करती है, ठीक है। ये धातु है तो एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो यदि वो ऐसा बोले ना कि धातु पर भाप की क्रिया का, तो आप लोग यहाँ पे धातु लिख सकते हैं। यदि वो धातु का नाम लिख दे कि एल्यूमिनियम धातु पर भाप की क्रिया, तो धातु कौन सी ले लेना, एल्यूमिनियम। जिंक का बोले जिंक ले लेना, आयरन के बोले तो आयरन ले लेना, ठीक है। जल से भीगा कांच तंतु क्यों लिया है? देखो, जैसे ही इस खवतन नली को हम गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे तो ये जल है ना, जल ये किस में चेंज होगा, भाप में चेंज होगा। और जो भाप होगी उससे धातु क्रिया करेगी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। तो सेटअप समझ में आ गया। जल से भीगा कांच तंतु लिया आपने। जैसे आप लोग कवतन नली को देखो, कवतन नली का मतलब है गर्म करेंगे ना तो टूटेगी नहीं, ब्लास्ट नहीं होगी, है ना, ब्रेक नहीं होगी। तो जैसे जल से भीगा कांच तंतु को गर्म करेंगे, जल वाष्प में चेंज होगा, वो वाष्प इस धातु से क्रिया करेगा। धातु से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो हाइड्रोजन गैस इस नली के द्वारा, इस निकास नली के द्वारा, ये जो दूसरा गैस जार है जो आपका एक तरह की प्रक नली भी हो सकती है, उसमें इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस आ रही है। तो पूरा ही सेटअप है धातु पर भाप की क्रिया का नाम के चित्र। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, है ना भाई। चलो आगे देखो। वापिस अपन मैपिंग नोट्स की तरफ चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। सबसे पहले आपने इसके बारे में लिखा, फिर इसके बारे में लिखा, फिर पोटेशियम सोडियम के बारे में लिखा, फिर कैल्शियम के बारे में लिखा, फिर मैग्नीशियम के बारे में लिखा और फिर अब आपने ये तीनों के बारे में लिख लिया। अब बारी है चारों की, लेड की, कॉपर की, चांदी की, सोना की, जो कि जल से कोई अभिक्रिया ही नहीं करती है। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। देखिएगा भाई, पेन चेंज करते हैं।
हाँ, क्या हुआ? ओहो, क्या लफड़ा? एक मिनट रुकिएगा भाई। भाई ये तो हो गया ये वाला सेलेक्ट, ये वाला हो गया ये वाला सेलेक्ट। ठीक, देखो भाई है क्या लफड़ा? हाँ भाई, एक मिनट रुकना भाई, क्या समस्या आ गई इसके अंदर? चेंज भी हो रहा है लेकिन ये दिखा नहीं रहा। हाँ भाई, देखना कौन कौन से धातु थे। एक तो कॉपर, लेड था, कॉपर था, चांदी और सोना। तो यहाँ पे लिखते हैं लेकिन, ये सीधे लिख दो, कुछ धातुएं जैसे कुछ धातुएं जैसे पीबी यानी लेड, मरकरी यानी Hg, सिल्वर यानी Ag, व सोना यानी Au, व सोना Au। कुछ धातु जैसे देख सकते हैं भाई, इसके अंदर Pb लिखा है, लेड है ना, Hg नहीं है, Hg अपन ले नहीं रहे, कॉपर, कॉपर लो भाई, इसमें कॉपर यानी तांबा, है ना। तो कुछ धातुएं जैसे Pb यानी लेड, कॉपर यानी तांबा, सिल्वर व सोना, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। और जो सेकंड वाला रासायनिक गुणधर्म है अपना धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, वो भी कंप्लीट होता है ना भाई। ये थोड़ा सा भाई ना, ये बार बार क्या हो रहा है, अप डाउन। चलो ठीक हो जाएगा ना थोड़ी देर में, नो प्रॉब्लम। एक मिनट भाई, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ भाई, तो ये सेकंड वाला जो अपना रासायनिक गुणधर्म था, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, वो कंप्लीट है। तीसरा है अपना धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु के तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। और ये चीज़ तो भाई आप लोग ना लेसन नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब धातु के तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाई जाती है तो धातु लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। वहाँ पर भी आपने डिस्कस किया था, तो ये बातें मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा आपने धातु प्लस तनु अम्ल, तनु क्या है, सांद्र क्या है, उस लेसन में डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बनेगा धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। ये चीज़ें बनेगी भाई इसके अंदर ना, शेप में बंद कर देते हैं इसको अपन जी। लिख देते हैं धातुएं तनु अम्लों के साथ, धातुएं तनु अम्लों के साथ
अभिक्रिया करके धातुए तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण, कहीं कहीं पर ये ना संगत धातु लवण भी लिखा होता है, संगत धातु लवण। इसका मतलब है कि जो धातु आप लोग यहाँ पर लेंगे उसी का लवण बनेगा। जैसे आपने जिंक धातु ली तो जिंक धातु का लवण बनेगा, ये नहीं है किसी और धातु को बन गया। तो संगत धातु लवण का मतलब ये होता है ना। अभिक्रिया करके धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं, बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं, एक तो अपन मैग्नीशियम का लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम का, जिंक का और Fe का, और हम लेते हैं अपन तनु HCl ले लेते हैं। चलो यहाँ पर भी तनु HCl ले लेते हैं, यहाँ पर भी तनु HCl ले लेते हैं, यहाँ पर भी तनु HCl ले लेते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या क्या बनेगा। तो Mg और HCl अभिक्रिया करके MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और यहाँ पर बनेगा फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये कैसे कैसे बने, तो ये प्लस माइनस यदि आपको पता होगा तो चीज़ें क्लियर है कि Mg पर 2 प्लस का होता है, H देखो इस पर तो होता है 2 प्लस का, H+1 Cl-1, इसका प्लस जाएगा इसके माइनस के पास। तो Mg का 2 प्लस है, Cl का -1 है, कटेगा नहीं। तो Mg की वैलेंसी Cl के नीचे, Cl की Mg के नीचे। तो Mg के नीचे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, Cl के नीचे 2 आएगा, बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। ऐसे आप लोग ना सारे ये लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, और सभी को आप लोग अभिक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। ठीक है भाई, सभी के साथ ये वैसे देख लो Al पर हो ना प्लस का 3 होता है, इस पर 3 होता है प्लस का, H पर प्लस का 1, Cl पर माइनस का 1, इसका प्लस इसके माइनस के पास जाएगा तो AlCl3 बन जाएगा, हाइड्रोजन का अलग से बन जाएगी। Zn पर 2 प्लस होता है, H+1 Cl-1, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। Fe पर +2 भी होता है, +3 भी होता है, यहाँ पर इसके वैलेंसी है +2, हाइड्रोजन पर +1 Cl पर -1 बन जाएगा FeCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार बना सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो धातु लिखे हुए ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनके ना अम्ल के साथ क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाता है। तो Mg तो ना HCl से सबसे अधिक तेजी से गति करेगा, Al Mg से कम गति से करेगा, Zn दोनों से धीरे करेगा और Fe तीनों से धीरे करेगा। तो अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम पूछा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ना। धातुओं की अम्लों के साथ, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता का या क्रियाशीलता का, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, ये चारों धातुओं का पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। तो सबसे तेज गति से कौन करेगा? मैग्नीशियम, इससे धीरे एल्यूमिनियम, दोनों से धीरे जिंक और फिर तीनों से धीरे आयरन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कौन सा राइट होगा? ये वाला राइट होगा। सबसे तेज Mg, फिर Al, इससे कम Al, इससे कम Zn, सबसे कम Fe। ठीक है, तो ये वाला रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट है। अब लास्ट बचे आपका धातु की अन्य धातु लवण के विलयनों के साथ अभिक्रिया, उसको ना अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ रहा है। मैं बार बार स्क्रीन पर इसीलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है थोड़ा सा, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई ना। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बताना है। किसी भी प्रकार का इश्यू हो आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अधिकतम बच्चों को गेन करो, अधिकतम बच्चों को जोड़ो, ऐसी आपसे उम्मीदें करता हूँ भाई। किसी भी प्रकार का आपको ना डाउट हो ना, वो आप लोग बता सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। क्वालिटी आपको, साउंड आपको प्रॉपर आ ही रही है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है,
तो यूं ही आगे बढ़ते रहो, ऐसी उम्मीदें करते हैं भाई, और लगातार लगे रहो, है ना, समय का यूटिलाइज करो। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।